नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव काल में 5 प्रण की घोषणा की थी लाल किले के प्राचीर से। और ये घोषणा सिर्फ उनकी नहीं, देश में 135 करोड़ लोग जो एक सभ्य नागरिक के रूप में और समझदार नागरिक के रूप में फिलहाल इस देश की सेवा कर रहे हैं और इस देश में स्वयं का विकास करते हुए सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विकास के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन सब की चाहत थी। और उसी चाहत में जो पंच प्रण किए गए हैं उसको लेकर के अगले 25 साल में जो कुछ भी करना है और देश को जो कुछ भी देना है वो सब कुछ किया जाएगा। लेकिन इन पंच प्रणों में सबसे बड़ी बात है कि एक नारे का जिक्र होना चाहिए और वो ये है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और विश्वास में कहीं कोई अगर खाई नजर आती है तो प्रधानमंत्री सहित देश के हर राज्य के मुख्यमंत्री और उससे जुड़े मंत्री साथी अधिकारियों को भी अब ये समझना चाहिए कि अविश्वास की खाई गहरी न हो। ये बात इसलिए भी मौजू है क्योंकि प्रधानमंत्री अपना जन्मदिन जब मना रहे हों और उस वक्त कुछ ऐसी बातें देश से निकल करके सामने आए तो ये सवाल उनके सामने भी यक्ष प्रश्न की तरह खड़ा होना चाहिए कि जब सबका विश्वास इस देश के विकास के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए जरूरी है, तो विश्वास में एक खाई क्यों पैदा हो और अविश्वास की एक ऐसी स्थिति क्यों बने जहां आशंकाओं के बादल घुमड़ते रहें। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस देश में सीएए और एनआरसी को लेकर के तमाम तरह की भ्रांतियां थीं। उन भ्रांतियों के चलते इस देश के नागरिक और इस देश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की ओर अग्रसर 30 करोड़ से अधिक मुस्लिम समुदाय के लोग जो हिंदुस्तान पर गर्व कर सकते हैं क्योंकि वो प्रजातांत्रिक देश के निवासी हैं, उनमें कुछ के मन में, ज्यादातर नहीं, कुछ के मन में आशंकाएं हैं और उन आशंकाओं पर क्रिया प्रतिक्रिया के तहत कुछ सवाल मीडिया के जरिए, किसी सार्वजनिक मंच के जरिए या पब्लिक के जरिए आती है कि आखिर में मुस्लिम समुदाय की कुछ सोच के साथ इस तरह का सरकारी सोच क्यों है। और अगर ये सवाल उठता है तो प्रधानमंत्री जी आपको भी ये देखना चाहिए कि आखिर में अविश्वास की खाई गहरी क्यों हो। हालांकि उस अविश्वास की खाई में सच आने पर समाज के लोगों को, मुस्लिम समाज के लोगों को समझना चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं तो सरकारों की तरफ से समझाने का प्रयास करना चाहिए। मीडिया का भी ये कर्तव्य है, हम सबको भी उस कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इस अविश्वास की खाई में आजकल एक बड़ा मुद्दा पूरे देश में और विशेष करके उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है और वो ये है कि मदरसों का सर्वे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्णय पर शासनादेश ये हुआ है कि अगले 5 अक्टूबर तक राज्य के सभी मदरसों का सर्वे करा लिया जाए और इस मदरसे के सर्वे की सारी जानकारी 10 अक्टूबर तक हर जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास पहुंचाया जाए 5 अक्टूबर तक, और 10 अक्टूबर तक ये पूरी कार्यवाही पूरी हो जाने के बाद शासन को सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपनी अपनी रिपोर्ट भेज दें। अर्थात 10 अक्टूबर तक ये स्पष्ट हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने मदरसे चल रहे हैं और मदरसों की गतिविधियां क्या हैं और उससे जुड़ी सारी बातें जो हम आपको आगे बताएंगे कि क्या ऐसे 12 सवाल हैं जो मदरसों के संदर्भ में किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मदरसों की स्थिति क्या है, कितने प्रकार के मदरसे हैं, ये सब जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन इतना जरूर है कि जब मदरसे की चर्चा देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में, जहां 25 करोड़ की आबादी रहती है, जिसमें मुस्लिम जनसंख्या सबसे ज्यादा है और राज्यों की अपेक्षा, वहां पर मुसलमानों के मन में कुछ संदेह है
और साफगोई के साथ ये बात करनी चाहिए कि अगर ये संदेह है तो क्यों, और अगर संदेह के संदर्भ में बातें कही जा रही हैं तो फिर संदेह की गुंजाइश क्यों रखी जा रही है। क्या ये राजनीति से प्रेरित होकर के ऐसा किया जा रहा है, या मिशन 2024 के लिए फिर वही तुष्टीकरण का कार्य वो राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं जो मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझती हैं, और 75 साल के इस सफर में अब वोट बैंक बनकर के ही रहना शायद वो अपनी नीयत समझते हैं, जो इस देश के नागरिक हैं, सुधी नागरिक हैं, समझदार नागरिक हैं, और इस देश के प्रगति के प्रति उनकी एक सोच है। सवाल ये उठता है कि मदरसों का सर्वे किया जाना चाहिए या नहीं। इस बात पर कुछ ऐसे मुस्लिम विचारक, विद्वान और राजनीति में भी दखल रखने वाले लोग ऐसी बातें कह रहे हैं कि अगर मदरसे का सर्वे कराया जा रहा है जिसमें ये बातें सार्वजनिक तौर पर कही जा रही कि मदरसे से पढ़े लड़के, बच्चे आतंकी सोच के या धार्मिक शिक्षा लेते लेते वो कट्टरवादी सोच के हो जाते हैं, और यही सोच उनके भावी जीवन में कहीं ना कहीं कट्टरवाद से प्रभावित होने के लिए प्रेरित करती है, और आगे चलकर वो आतंक का भी सहारा लेने में नहीं चूकते। ये एक आरोप है, और इस आरोप पर सबसे बड़ा जवाब असदुद्दीन अवैसी की तरफ से आता है, और इसके तहत कई बातें कही जाती हैं। हालांकि कई मुस्लिम विचारक भी इस मामले में अपनी बातें रखते हैं, लेकिन असदुद्दीन अवैसी कहते हैं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन से ये देश चलता है और चल रहा है, तो अगर उत्तर प्रदेश में ये शासनादेश हुआ या देश के किसी भी राज्य में, क्योंकि इसके तहत असम, मध्य प्रदेश और कई राज्य हैं, खास करके भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में अगर ये बातें आगे बढ़ाई जा रही हैं, प्रोसीडिंग्स में लाई जा रही हैं, तो सवाल ये है, जैसा कि असदुद्दीन अवैसी की मांग है, कि फिर सभी शिक्षण संस्थानों की रिपोर्ट ली जाए, सर्वे कराई जाए, और उस सर्वे से शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई क्रांतिकारी परिवर्तन लाया जाए तो मुस्लिम समाज उससे सहमत होगा। सवाल यह है कि असदुद्दीन अवैसी ने माना कि मदरसा एक शिक्षण संस्थान होता है, और अगर इस देश में कोई भी शिक्षण संस्थान बिना किसी मान्यता के अपनी गतिविधियों को चला रहा है तो क्या यह जायज है? सवाल ये मौजू है। और अगर नाजायज है, नहीं चलना चाहिए, तो फिर 70 सालों तक क्यों चला? यह भी एक सवाल है। और इसलिए चला क्योंकि वहां पर तुष्टीकरण, शायद तुष्टीकरण का अर्थ भी अब स्पष्ट करना चाहिए। तुष्टीकरण के तहत वो कायदे कानून जो स्वघोषित हो जाते हैं, परंपरा में ला दिए जाते हैं, और उनको चलने इसलिए दिया जाता है कि अगर उसको टच किया जाएगा तो वो वोट बैंक बिदक जाएगा, बिखर जाएगा। और यही बिदकने और बिखरने की चिंता कर मुस्लिम समुदाय को वोट बैंक बना करके जितनी तथाकथित धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्होंने इतना संवेदनशील बना दिया है कि आज कोई प्रक्रियागत काम अगर किसी भी सेक्टर में जो मुस्लिम समुदाय से रिलेटेड है उसको टच किया जाता है, तो वो अपने आज़ादी पर एक बहुत बड़ा कुठाराघात मानते हैं। ये बात अगर शुरू से, आज़ादी के बाद से ही नियम के तहत, सबके साथ एक ही व्यवहार के तहत अगर ये बातें की जाती तो इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं होती। क्योंकि जब से 2014 से मोदी सरकार आई है और कुछ ऐसे फैसले लिए गए हैं जिसमें सीए और एनआरसी का भी मामला है, जिसमें यह बात भी भ्रांति के तहत ही फैलाई गई कि इस देश से मुसलमानों को बाहर निकाला जाएगा, जबकि सीए और एनआरसी, खास करके सीए का कोई मायने ही नहीं है कि किसी को निकालना, बल्कि उसके क्या मायने हैं वो अलग चर्चा का विषय है। और तमाम चर्चाएं सीए एनआरसी के विरोध में जब आंदोलन चल रहा था इस देश में भ्रांति के तहत, तब उन चर्चाओं में बातें स्पष्ट हो गई हैं। लेकिन राजनीति करना है, इसलिए राजनीति चालू आहे, एक महाराष्ट्रीयन शब्द है, वो चालू है, और उस पर कोई लगाम कसना या लगाम में ढील करना, ये प्रक्रिया सोचता भी नहीं। वो प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, राजनीति ऐसे चलेगी, विरोध का एक भाव लोगों में दिखेगा। और शायद इसलिए दिखता है क्योंकि वो माना जाता है कि एक राजनीतिक पार्टी मुस्लिम समुदाय के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। इसलिए आज़ादी के इस महोत्सव काल में, और जब प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आज है, उस मौके पर यह चर्चा बहुत ज़रूरी है कि सबका विश्वास उसके लिए एक पहल होनी चाहिए। लेकिन अगर मदरसे का सर्वे किया जा रहा है और एकांगी दृष्टिकोण से सिर्फ इसका विरोध किया जा रहा है, तो मुस्लिम समुदाय को अब समझना चाहिए कि अगर इस देश के नागरिक हैं तो किसी भी सर्वे पर उनको पूरा भरोसा क्यों नहीं हो रहा है। सवाल यह है कि असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि सारे शिक्षण संस्थाओं का सर्वे कराया जाए। उस सर्वे में वो शिक्षण संस्थाएं अगर गैर मान्यता प्राप्त हैं, सरकार की तरफ से, बोर्ड्स की तरफ से अगर वहां पर उनसे आदेश नहीं लिया गया है, उनकी सहमति नहीं ली गई है, तो फिर उन शिक्षण संस्थाओं की मान्यता रद्द की जाती है। क्या इस देश में ऐसी कार्रवाइयां नहीं हो रही हैं? इस पर वो सारे लोग जो सवाल उठाते हैं वो चुप हो जाते हैं। बात यही है कि मनमानी ढंग से जो चल रहा है वो चलने दो, क्योंकि ऐसा नहीं तो फिर वोट नहीं। और इस वोट की चिंता कर इस देश में तुष्टीकरण को इस तरीके से पल्लवित और पुष्पित किया गया कि अब तुष्टीकरण के आगे ये समाज शायद सोच ही नहीं पा रहा है। और जिस दिन ये समाज इसको सोच पाएगा, उस दिन सचमुच में भारत में एक बड़ी सामाजिक क्रांति आ जाएगी। अब हम आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो मदरसे के सर्वे के संदर्भ में शासनादेश आगे बढ़ाया है, उसमें कुल 12 पॉइंट्स हैं। लेकिन सबसे पहले 3 तरह के मदरसों की चर्चा हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि मदरसे जो देश में चल रहे हैं या उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ये आपको भी जानना चाहिए। मुस्लिम समुदाय तो इसको जानता समझता है, इसलिए देश के हर नागरिक को समझना चाहिए। तो हम अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कितने प्रकार के कुल मदरसे हैं जो संचालित हो रहे हैं। तो अब आप देखिए, ये स्क्रीन पर देश में केंद्र या राज्य के द्वारा वित्त पोषित होते हैं, अर्थात एड दिया जाता है राज्य सरकार की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से, वो मदरसे संचालित हो रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 पर सरकार से मान्यता प्राप्त होते हैं, चाहे राज्य सरकार वो केंद्र सरकार, इस्लामिक संस्थाओं से फंडिंग भी होती है। अब तीसरे कौन है जो न सरकार से मान्यता प्राप्त हैं और न उनकी सरकार से फंडिंग है। अब आप देखते रहिए, फंडिंग जो है वो बाकायदा शिक्षा के लिए जो बजट जाता है उसके तहत केंद्र और राज्य सरकारों की फंडिंग होती है। 3 तरह के जो मदरसे चलते हैं उस पर 3 ये बातें जो ध्रुव सत्य हैं। पहली, केंद्र और राज्य के द्वारा वित्त पोषित होती हैं, अर्थात उनको एड दिया जाता है जैसे हर स्कूल को दिया जाता है। और दूसरी बात है कि सरकार से मान्यता प्राप्त हैं, इस्लामिक संस्थाओं से फंडिंग है, उनका भी बाकायदा रिकॉर्ड होता है कि कौन से संस्थाएं देती हैं। हम आपको बताएंगे कि किस किस तरह की संस्थाएं होती हैं। और तीसरी हैं जो सबसे ज़्यादा आपत्तिजनक हैं, जिनको न सरकार से मान्यता प्राप्त है और न सरकार की तरफ से फंडिंग दी जाती है। फिर ये इस्लामिक संस्थाएं अपने ढांचे के साथ कैसे इतने बच्चों को पढ़ाती हैं, उनके मूलभूत सुविधाओं का इंतजाम करती हैं। ये आपने ग्राफिक्स के जरिए समझा। देश में और विशेष करके उत्तर प्रदेश में ये 3 तरह के मदरसे चलते रहते हैं और इन्हीं के तहत मुस्लिम समुदाय के वो बच्चे जो मदरसे से शिक्षा हासिल करते हैं वो शिक्षा हासिल करते हैं। ये बात भारत के हर राज्य के संदर्भ में सत्य है, विशेष करके उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। अब हम आपको बताते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में इस तरह के मदरसे चल रहे हैं, तो सारे मदरसों की पूरी जानकारी प्रदेश सरकार अपने पास रखना चाहती है। हम बताएंगे कि ऐसा क्यों करेगी। तो उस सर्वे में जो आदेश दिया गया है 5 अक्टूबर तक जिस काम को पूरा करना है, हर जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बाकायदा सूचना दी गई है। और एबी स्टार न्यूज बराबर आपको खबरें भी दिखा रहा है कि किस जिले में क्या गतिविधि चल रही है। अब हम आपको बताते हैं कि उस सर्वे में सवाल क्या किए जा रहे हैं। जो भी मदरसा, और कोशिश तो यह है कि मदरसा के लोग स्वयं जाकर के जानकारी दें उस टीम के पास जो जिला अधिकारियों की तरफ से गठित की गई है। तो अब हम आपको दूसरे ग्राफिक्स पर लिए चलते हैं, और वो ये है कि जो सर्वे कराया जा रहा है उस पर कितने तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। स्पष्ट तौर पर एबी स्टार न्यूज आपको वो पूरी जानकारी दे रहा। तो सवाल एक है कि मदरसा अगर चलाया जा रहा है तो उसका पूरा नाम क्या है। ये सर्वे का पहला सवाल है कि कोई मदरसा अगर चल रहा है तो उसका पूरा नाम क्या है। नंबर 2,
कौन से संस्था से संचालन किया जा रहा है, अर्थात उस मदरसे को कौन सी संस्था संचालित कर रही है। मदरसे का निर्माण कब किया गया, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्यों पूछा गया है यह हम आपको बाद में बताएंगे। चौथी बात, निजी या किराए की संपत्ति, आखिर में जो मदरसा एस्टैब्लिश है, जहां पर वो गतिविधि शिक्षण संस्थान के तौर पर चल रही है, उसकी क्या है वो स्थिति। पांचवी बात, मदरसे की व्यवस्थापक कौन है, उस व्यवस्था से जुड़े लोग कौन हैं, ये जानकारी भी अब देनी जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि फंडिंग से बहुत सी ऐसी बातें जुड़ी हैं जो देश विरोधी ताकतों के हाथ में चली जाती हैं। किसी भी मदरसे के एस्टेब्लिशमेंट में उस पे बच्चों की संख्या क्या है, कितने बच्चे वहां पढ़ाई करने के लिए आते हैं, ये छठा सवाल पूछा गया है। उसमें सातवां सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये किया गया है कि आखिर में जो बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं वो शिक्षक कितने हैं जो उन बच्चों को ये शिक्षा दे रहे हैं। शिक्षा से जुड़े इस पूरे गतिविधि में बच्चों की संख्या के साथ साथ शिक्षकों की संख्या भी अब देनी जरूरी होगी, सर्वे में यह बात बतानी होगी। क्यों? क्योंकि, और आठवीं बात, मदरसों का सिलेबस क्या है, अर्थात पाठ्यक्रम क्या है, उस मदरसे में जो पढ़ाई की जाती है वो बताना पड़ेगा कि आप क्या क्या पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि आप धार्मिक शिक्षा पर रोक करिए, लेकिन पढ़ाई क्या कराते हैं आप, ये बताना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो नौवीं है कि मदरसों की फंडिंग कहां से आ रही, बता दीजिए। राज्य सरकार से आ रही है, केंद्र सरकार से आ रही है, या कोई इस्लामिक संगठन जो फंडिंग कर रहा है, आप उसकी जानकारी दीजिए, उसका नाम दीजिए। सर्वे में अगर यह सवाल किया जा रहा है तो इसमें बुरी बात क्या है, शायद ये बताना लोग उचित नहीं समझ रहे हैं। तो यह सवाल बनता है कि क्यों, क्योंकि फंडिंग कहां से आ रही है ये बताना ही चाहिए। 10वां सवाल, क्या मदरसे में सिर्फ धार्मिक पढ़ाई की जा रही है? देखिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षण संस्थानों में धर्म की जानकारी भी देना मौलिक अधिकार के तहत है, धार्मिक गतिविधियों को चलाना। अब धर्म की पढ़ाई कराना, देश के भावी भविष्य को सिर्फ धर्म की शिक्षा देने के अतिरिक्त अगर कोई बात नहीं की जा रही उस मदरसे में, तो क्या यह सवाल पूछना गैर वाजिब है? शायद मुस्लिम समुदाय को यह समझना होगा और उनके रहनुमाओं को इसका जवाब देना होगा। 11वां सवाल, किस एनजीओ से, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिससे वो अगर मदरसा संबद्ध है उससे एड लेता है, तो उस एनजीओ की जानकारी उसको देनी ही होगी। और अगर ये जानकारी दिया जाता है तो किसी भी तरह की फंडिंग में सरकार का कोई अंग कैसे सवाल उठा सकता है? क्या ये जानकारी दे देने के बाद आप अपनी गतिविधियों को आसानी से नहीं चला सकते? सवाल बहुत मौजू है। और 12वीं बात कि सर्वे को लेकर के टिप्पणी की जा रही है अगर, तो क्या है, क्यों सर्वे न कराया जाए, इस पर भी एक सवाल है कि सर्वे क्यों न कराया जाए। आप अगर नहीं मानते हैं उचित तो इसकी भी बात बताइए कि क्यों नहीं मानते। ये कुल 12 सवाल हैं और इन 12 सवालों के संदर्भ में अब आपको हम पूरी बात बताते हैं कि अगर मदरसे का पूरा नाम दिया जाएगा, किसी संस्था और की तरफ से वो संचालित किया जा रहा है उसके बारे में बताना पड़ेगा, किस साल में वो संस्था बनी या वो मदरसा उस संस्था से जुड़ा इसकी जानकारी देनी होगी, किराए की वो संपत्ति है या निजी संपत्ति है, किस आधार पर उस मदरसे को उससे जोड़ा गया है, व्यवस्थापक कौन है उस मदरसे की व्यवस्था, क्योंकि शिक्षण संस्थान में आने के बाद मूलभूत सुविधाएं भी बच्चों को होनी चाहिए। बच्चों की संख्या कि कोई एक बच्चा है या 10 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, कितनी शिक्षकों की संख्या है कि कोई एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति ही पूरा मदरसा चला रहा है, और जबकि उससे जुड़े कितने शिक्षकों की संख्या होनी चाहिए। सिलेबस, कितने महत्वपूर्ण बात है कि उसका सिलेबस क्या होना चाहिए पाठ्यक्रम में, क्या आधुनिक विज्ञान, गणित और समाज से जुड़े अन्य पहलुओं के या भारत के प्रजातांत्रिक चरित्र के बारे में मदरसे में शिक्षा नहीं देनी चाहिए? अगर नहीं देनी चाहिए तो क्यों? धार्मिक पढ़ाई के ही आधार पर मदरसे में कोई बच्चे भारत का भविष्य बने, ऐसा क्यों? किस एनजीओ से संबद्ध है? ये सारी बातें अगर पूछी जा रही हैं
तो इन सवालों का जवाब दे देने पर तो साफगोई के साथ उस संस्था या उस मदरसे का एस्टैब्लिशमेंट उत्तर प्रदेश या देश के किसी राज्य में एस्टैब्लिश हो जाता है। लेकिन यहां पर सवाल, और इन सवालों के जवाब भी मदरसों की तरफ से दिए जा रहे हैं, उसके सर्वे का काम पूरा हो रहा है, लेकिन वहां पर सवाल इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि इस तरह की प्रक्रिया सिर्फ मदरसों के प्रति की जा रही है, औरों के प्रति नहीं। ये मुस्लिम समुदाय की आशंका है, उनका ये अविश्वास है, और इस अविश्वास के संदर्भ में जो बातें कही जा रही हैं, राज्य सरकारें जो इस तरह का आदेश दे रही हैं उनकी तरफ से बात पर सफाई भी दी जा रही है, लेकिन मुस्लिम समुदाय की असहमति है। असहमति की एक सीमा के आगे अगर वो असहमति विद्यमान है तो प्रजातंत्र में उस मूल्य का फायदा उठा करके कोई अपनी मनमानी के तहत अगर अविश्वास की खाई पाले रहेगा तो ये उचित नहीं होगा। इसलिए अगर इनमें किसी भी समुदाय के संदर्भ में जानबूझकर के ऐसा किया जा रहा है, उसका निराकरण किया जाए, तो फिर ये बात उठाई नहीं जानी चाहिए। शायद ये मुस्लिम समाज को सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि राज्य सरकार अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में दिया जाए तो ये कह रही है कि ये पूरा डाटा आ जाने के बाद मदरसों की पढ़ाई आधुनिक शिक्षा से जोड़ी जाएगी और सिलेबस के तहत जो भी बच्चे जिस स्तर पर वो पढ़ाई कर रहे हैं उनमें वो शिक्षा दी जाएगी। साथ ही साथ जो भी सुविधाएं, कंप्यूटर और इस तरह के जितनी भी आधुनिक सुविधाएं जो भी सरकार अभी तक अन्य शिक्षण संस्थानों में उपलब्ध कराती है, वो मदरसों को उपलब्ध कराना पड़ेगा। और अगर सिर्फ धार्मिक शिक्षा के ही आधार पर वो मदरसा चल रहा है, किसी भी एनजीओ के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी जाएगी, तो वो ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाएगा, समझा जाएगा, और अगर वो उचित नहीं होगा तो उस मदरसे के संचालन को रोका जाएगा। तो फिर इस पर सवाल क्यों उठाया जाए? और अगर ये सारी बातें, वो सारे सवाल के वाजिब जवाब, सही जवाब पाए गए, सेटिस्फैक्टरी उत्तर मिला, तो फिर मदरसे के संचालन से कौन रोकेगा? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ये लोकतंत्र है, इसमें चौथा स्तंभ है। ये समुदाय, हर एक समुदाय इतना जागरूक है कि वो मीडिया के सहारे अपनी बात को आगे लाता है। आज तक अभी ऐसी बात नहीं आई है कि किसी मदरसे के संचालन पर रोक लगाई हो, वहां पर किसी असामाजिक गतिविधि का कोई उदाहरण मिला हो, न मिला हो। तब कुछ ऐसी गतिविधियों के मिलने पर ही इस तरह के कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, जो राज व्यवस्था का एक अंग है, और इस पर प्रशासन को सख्त एक्शन लेना चाहिए। और अगर नहीं लिया जाता तो वही तुष्टीकरण का एक बड़ा भाग है, जिस भाग के तहत अभी तक इस समुदाय के वो लोग जो कट्टरपंथ को अपना आधार मानते हैं, वो इसका सहारा लेते हैं और इस पर प्रतिक्रिया देते हैं। इसलिए सर्वे के ये मूल बातें हैं, और इन मूल बातों में अगर बिना वजह किसी मदरसे से जुड़े संस्था को परेशान किया जाता है, तब ये सवाल सरकारों से, विशेष करके योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके सामने उठाया जाएगा और उठाया जाना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि ये सर्वे करेगा कौन। देखिए, एबी स्टार न्यूज पर हम वो सारी बातें तथ्यपरक रखेंगे और उसको प्रमाण के साथ। तो हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि अब कौन इसका सर्वे करेगा, उसके बारे में भी बता दें। तो मदरसे का सर्वे करेगा तहसील का उप जिला अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी। ये सभी जिला स्तर पर वो अधिकारी होते हैं जो इन सर्वे का काम आगे बढ़ाएंगे। तहसील स्तर से, क्योंकि गांव के स्तर पर भी किसी एसडीएम के तहत वो चल रहा है, तो वो उसकी जानकारी रखेगा। अपर जिला अधिकारी प्रशासन के निर्देशन में सर्वे होगा, और ये अपर जिला अधिकारी डीएम को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। 5 अक्टूबर तक सर्वे होगा और 10 अक्टूबर तक वो रिपोर्ट सौंप दी जानी है। तो सर्वे का काम बहुत तेजी से चल रहा है हर एक जिले में। अपर जिला अधिकारी के निर्देशन में ये सारा सर्वे हो रहा है, और ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजेंगे। ये रिपोर्ट सीधे शासन को चली जाएगी 25 अक्टूबर तक। पूरी की पूरी रिपोर्ट, जिसको डाटा कहते हैं, वो शासन को भेज दिया जाएगा, और सीधे मुख्यमंत्री अर्थात सीएम ऑफिस उस पूरे डाटा को देखेगा, समझेगा, और उसको रिकॉर्ड में रखा जाएगा
ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो आप ये देख लीजिए कि सर्वे किस तरीके से हो रहा है, बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से, और जिले में तैनात प्रमुख अधिकारियों को इस सर्वे टीम का हिस्सा बनाया गया है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अर्थात जिला अधिकारी मुख्य भूमिका में रहेगा और वही रिपोर्ट 25 अक्टूबर तक शासन को भेज देगा, जिस पर सीएम ऑफिस पूरी निगरानी रखेगा और संबंधित विभागों को उसके संदर्भ में आगे निर्देश दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस बात को जानना जरूरी है, जिस पर लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं, कि इस रिपोर्ट के आ जाने के बाद, सबमिट हो जाने के बाद, फिर मदरसों के विकास के संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार एक नई घोषणा करने वाली है। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक दे रहे हैं, जो एवी स्टार न्यूज के माध्यम से आप तक पहुंचाया जा रहा है। अब यूपी में कुल कितने मदरसे हैं, एक बात जान लीजिए, जिस पर सरकार के पास पूरी की पूरी जानकारी है और वो डाटा है। अब हम आपको वो बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, वो भी देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, हालांकि मदरसों के संदर्भ में आसाम भी इस समय बहुत चर्चा में है। यूपी के मान्यता प्राप्त 16,513 मदरसे हैं, ये मान्यता प्राप्त हैं। ये जानकारी, क्योंकि डाटा पूरी तरह से संरक्षित है प्रदेश सरकार के पास, 16,513 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, जहां पर बाकायदा शिक्षण गतिविधियां प्रदेश सरकार के शिक्षा नीति के तहत चल रही हैं। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी उन लोगों को जो इस पर सवाल उठाते हैं, आखिर में इन 16,513 मदरसों पर तो कोई सवाल नहीं उठाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो मदरसे हैं उसकी जानकारी ली जा रही है। गैर मान्यता प्राप्त करीब 40,000 मदरसे इस समय प्रदेश में चल रहे हैं। खास करके बहराइच और मुख्यमंत्री जहां से आते हैं वो गोरखपुर, वहां पर हालांकि बहुत कुछ कंट्रोल कर लिया गया, लेकिन अभी बहराइच की स्थिति के बारे में हम कुछ दिन में ही आपको रिपोर्ट दिखाएंगे कि वहां पर कुछ अवैध मदरसे और उससे जुड़े मस्जिदें किस तरह से वजूद में आई, जो नेपाल बॉर्डर पे हैं। हम बहुत ही जल्दी आपको उसकी जानकारी देंगे। सरकारी सहायता प्राप्त यूपी में मदरसे 560 हैं, उनकी संख्या है 560। ये सरकारी सहायता दी जाती है, बाकायदा गवर्नमेंट एड जाता है इनको, और जब ये गवर्नमेंट एड जाता है तो इन शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा नीति के तहत वो सारी शिक्षा उन मुस्लिम बच्चों को दी जाती है जो प्रदेश के दूसरे समुदाय के बच्चों को दी जाती है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। और तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी, 40,000 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। इन मदरसों के भविष्य पर भी आगे फैसले किए जाएंगे। और अब ये जो डाटा है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि यूपी के मदरसों में सर्वे की जरूरत क्यों पड़ी। आपको जानना चाहिए कि क्यों कराया जा रहा है। मदरसों से जुड़े आंकड़े जुटाना ये एक प्रमुख उद्देश्य है, जैसा कि हमने पहले भी बताया, और ये सरकार के अपने सोच है, उनका अपना दृष्टिकोण है। इस दृष्टिकोण के साथ मुस्लिम समुदाय को सहयोग क्यों नहीं करना चाहिए, ये बड़ा सवाल है। योगी सरकार रखना चाहती है पूरा रिकॉर्ड, ये हमने आपको पहले भी बताया। जो ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो पड़ी क्यों, क्योंकि रिकॉर्ड रहने से जो बातें अक्सर आ जाती हैं फिर वो चीजें नहीं होंगी, वो घटनाएं नहीं होंगी। यहां पर अवैध रूप से चल रहे मदरसों की जानकारी सरकार लेना चाहती है, क्योंकि सरकार के पास इनपुट्स हैं कि उन मदरसों को संचालित करने वाले, वहां पर आने वाली फंडिंग कहीं ना कहीं अवैध तरीके से उसके सारे क्रियाकलाप पूरे होते हैं, और उनकी जानकारी सरकार रखना है सरकार को, और उसके संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश के तहत उन्हें सरकारी तंत्र के साथ जोड़ना है। और अपनी गतिविधियां वो चला सकते हैं, लेकिन शिक्षण संस्थान में हर एक शिक्षा से बच्चों को जोड़ना होगा। बच्चों को बुनियादी शिक्षा और बुनियादी सुविधा, अगर वो शिक्षण संस्थान में जा रहे हैं तो वो जो भी स्तर है वो बुनियादी सुविधा उनको मिले, ये भी सरकार की कोशिश होगी। सरकार की तरफ से ये बातें कही गई हैं। हालांकि देश के अन्य शिक्षण संस्थानों में और खास करके उत्तर प्रदेश में आज भी योगी आदित्यनाथ
जो मुख्यमंत्री के रूप में तमाम प्रयास कर रहे हैं उनमें सुधार की, लेकिन अभी कई ऐसी कमियां हैं जिसे उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा और उसको दूर करने का प्रयास करना पड़ेगा, जहां तक बुनियादी सुविधाओं का सवाल है। तो ये बात हमने आपको बताई कि सरकार का ये पक्ष है और यही वो मूलभूत सत्य है कि अवैध गतिविधियां चल रही हैं। ये बात अगर स्वीकार करना चाहिए तो क्यों नहीं, ये एक बड़ा सवाल है जो एवी स्टार न्यूज़ उठा रहा है। और मुस्लिम समुदाय के उन सुधी लोगों को, उन समझदार लोगों को जो क्रिया प्रतिक्रिया के जाल से निकलकर इस पूरे प्रकरण को समझना चाहते हैं, वो ये सोचें कि आखिर में मदरसों का सर्वे, जहां इतने गैर मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाएं चल रही हैं, जिनका एड कहां से आ रहा है कहां से नहीं, अगर ये जानकारी वो नहीं देना चाहते तो फिर वो अनधिकृत गतिविधियां जो अवैध तरीके से पूरी की जा रही हैं, वो कोई भी सरकार क्यों चलने दे, ये सवाल क्या मौजूद नहीं है। और अगर इस पर हाय तौबा न मचाकर हर एक जिले से, और ऐसा हो भी रहा है कि वहां पर जो भी मदरसों में गतिविधियां चल रही हैं, जो 12 सवाल किए जा रहे हैं, उनका यदि जवाब देने के साथ उसकी पूरी जानकारी दे दी जा रही है, और 25 अक्टूबर तक जब शासन के पास पूरी रिपोर्ट चली जाएगी, उसके बाद मुस्लिम समुदाय को चाहिए कि वो उत्तर प्रदेश सरकार के सामने ये सवाल उठाए कि सरकार के पास जो आंकड़े आए हैं उसके संदर्भ में अब मदरसों के स्तर को उठाने के लिए सरकार के पास क्या रणनीति है, क्या नीति है, उसकी घोषणा करे। तो शायद ये सवाल इस समाज की तरफ से उठाया जाएगा जिसका समर्थन पूरा देश करेगा। लेकिन उसके पहले जितनी भी बातें हो रही हैं वो सिर्फ आशंका के और अविश्वास की खाई को बढ़ाते हैं। जब इस देश ने अगले 25 साल में आगे बढ़ने की ठान ही ली है, तो फिर इस तरीके के अविश्वास की खाई को बढ़ाने की ज़रूरत क्यों है। शायद अब मुस्लिम समाज को भी समझना होगा, देश के अन्य समाज को भी समझना होगा, राजनीतिक क्रिया प्रतिक्रिया से हटकर शासनादेश में भी अब इस बात को शामिल करना होगा कि अगर सर्वे कराने से किसी भी समुदाय की तरफ से चलाए जा रहे शिक्षण संस्थान का अपग्रेडेशन होता है, उसका स्तर ऊंचा उठता है, तो फिर इसमें देरी क्यों की गई, ये भी सवाल इस देश के हर उस राजनीतिक पार्टी राजनेता से करना चाहिए जो इसके नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर सर्वे कराए जाने के बाद इस देश में, विशेष करके उत्तर प्रदेश में, मदरसों के शिक्षा का स्तर ऊंचा न उठा, वहां पर वो सारी गतिविधियां अन्य शिक्षण संस्थानों की तरह से न चली, तो फिर योगी आदित्यनाथ सरकार के सामने वो सवाल उठाए जाएंगे और उनका जवाब उन्हें देना ही होगा। इसलिए इस विश्वास की खाई पर, माफ करिएगा, अविश्वास की खाई के बिना पर अगर कोई इसका विरोध कर रहा है तो ये गैर वाजिब है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश भी देश के अन्य राज्यों में अपने आप को श्रेष्ठ राज्य बनाने की ओर अग्रसर कर चुका है, और ऐसे में इस देश में और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आबादी वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों के स्तर को ऊंचा उठाना भी अब इस सरकार का दायित्व है। और अगर वो दायित्व पूरा न कर पाई तो फिर सरकार से सवाल उठाए जाएंगे। लेकिन उसके पहले अविश्वास के आधार पर जितने सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या वो उचित हैं, शायद इसका जवाब अब आपको ही देना चाहिए, आपको ही तय करना चाहिए, हाँ में दिया जाए या ना में। एवी स्टार न्यूज़ में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज़, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।